सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट का पी खंड के तत्वों का अध्ययन हम कर रहे थे और इसमें हम वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। इस लेसन के हमारे 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर रहेगा 16, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 16। इस आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा सामान्य ऑक्साइड, यानी अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ बनाया गया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। तो हम ऑक्सीजन के सामान्य ऑक्साइड का अध्ययन करेंगे डिटेल से, तो आप मेरे साथ अंत तक लगातार बने रहिए। देखो, सामान्य ऑक्साइड, जनरल ऑक्साइड, यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑक्साइड कहते किसे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन द्वारा किसी अन्य तत्व के साथ बनाया गया द्विअंगी यौगिक, ध्यान से समझना, बनाया गया द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्साइड कहलाता है। देखो, हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन द्वारा किसी अन्य तत्व के साथ बनाया गया द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। बात सीधी सी ये है कि ऑक्सीजन किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर जो द्विअंगी यौगिक बनाता है, उस द्विअंगी यौगिक को ही हम ऑक्साइड कहते हैं। और ऑक्सीजन लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो हम अगले पॉइंट में कह सकते हैं ऑक्सीजन लगभग, या कह सकते हैं अधिकांश, लगभग सभी तत्वों के साथ ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या कहा कि ऑक्सीजन लगभग सभी तत्वों के साथ ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब देखो, ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए ये ऑक्साइड गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें, पहला ऑक्साइड है हमारा अम्लीय ऑक्साइड। इनके गुणों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार क्षारीय ऑक्साइड, नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड, नेक्स्ट उदासीन ऑक्साइड, अगला है साधारण ऑक्साइड, और अगला है मिश्रित ऑक्साइड।
मिश्रित ऑक्साइड। यानी अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए सामान्य ऑक्साइड निम्न प्रकार के होते हैं। गुणों के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, साधारण ऑक्साइड और मिश्रित ऑक्साइड। अब हम इनका एक एक का 1 बाय 1 डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। सबसे पहले हम अम्लीय ऑक्साइड को डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड यानी एसिडिक, क्या कहेंगे? एसिडिक ऑक्साइड। देखो, सबसे पहले हम इनको परिभाषित करते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर अम्लों का निर्माण करते हैं तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो, हम इनको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? क्या कहेंगे? वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर जल के साथ अभिक्रिया कर जल के साथ अभिक्रिया कर अम्लों का निर्माण करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया कर, ध्यान से समझना, तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। वापस से मैं आपको परिभाषा को रिवाइज करवा रहा हूं। वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर अम्लों का निर्माण करते हैं तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखो, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। क्या कहेंगे? सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। यानी बात सीधी सी है, जनरली अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेने अपन, CO2, SO2, SO3,
N2O5, Cl2O7 और P4O10 इत्यादि। ये देखो आप, ये सभी अधातुओं की ऑक्साइड हैं और अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब देखो, हमने कहा कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर अम्लों का निर्माण करते हैं, तो हम इन ऑक्साइडों की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखो, CO2 प्लस H2O, तो निर्माण किसका होगा? H2CO3, यानी अपन कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड का निर्माण हो गया। इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसी प्रकार SO2 प्लस H2O, तो निर्माण किसका होगा? H2SO3, यानी सल्फ्यूरस, क्या कहेंगे? सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इसी प्रकार हम अभिक्रिया करवाते हैं SO3 की, SO3 प्लस H2O, तो बनेगा H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अपन अभिक्रिया करवाते हैं N2O5 की प्लस H2O, तो क्या बनेगा? HNO3। HNO3 के 2 अणु बनेंगे, यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार हम अभिक्रिया करवाएं Cl2O7 प्लस H2O, तो बनेगा यहाँ पर 2HClO4। इसको बोलते हैं हम परक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? परक्लोरिक एसिड। और हम अभिक्रिया करवाएं P4O10 की, 6H2O यहाँ पे हमें लेने होंगे, 6H2O, तो क्या बनेंगे? 4H3PO4। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो, वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर अम्लों का निर्माण करें, तो हमने इनकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो एसिड यहाँ पे बन रहे हैं CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, SO2 प्लस H2O, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 प्लस H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, N2O5 प्लस H2O, 2HNO3 नाइट्रिक एसिड, Cl2O7 प्लस H2O, HClO4 के 2 अणु बन गए, परक्लोरिक एसिड। और इसी प्रकार हमने P4O10 की अभिक्रिया जल के साथ करवाई, तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब देखो, यदि हम इन अम्लों का क्या करवा दें? निर्जलीकरण। देखो, स्टार लगा के आप इस बात को लिखोगे। ये क्या है? H2CO3। अगर इसका हम निर्जलीकरण करवा दें, निर्जलीकरण, तो वापस से H2O का अणु अलग हो जाएगा और हमें संबंधित अधातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मैं गर्म करूं H2SO3 को, यानी हम इसका करवा रहे हैं निर्जलीकरण। क्या करवा रहे हैं? निर्जलीकरण। तो हमें पुनः जल का अणु प्राप्त हो रहा है और साथ में संबंधित अधातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। देख सकते हो आप, CO2 की अभिक्रिया करवाई थी जल के साथ, तो हमें कार्बोनिक अम्ल प्राप्त हुआ था, और इसी कार्बोनिक अम्ल का हम क्या करवा रहे हैं? निर्जलीकरण। तो जल का अणु अलग हो गया और CO2 यानी अधातु का ऑक्साइड हमें पुनः प्राप्त हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, हम एक स्टार लगा के यूं कह सकते हैं कि अम्लों का निर्जलीकरण करवाने पर, अम्लों का निर्जलीकरण
करवाने पर संबंधित अधातु का ऑक्साइड, संबंधित अधातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है, अतः अधातु के ऑक्साइड, अतः ध्यान से समझना, अतः अधातु के ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइडों को अम्ल का एनहाइड्राइड, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, अम्ल का एनहाइड्राइड, अम्ल का एनहाइड्राइड, इस नाम को आप ध्यान में रखोगे और इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लोगे। अधातु के ऑक्साइडों को अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहा? देखो, हमने इस अम्ल का क्या करवाया? निर्जलीकरण। तो संबंधित धातु का जो ऑक्साइड है वो हमें पुनः प्राप्त हो गया। तो अम्ल का क्या है? एनहाइड्राइड, यानी अम्ल से जल का अणु हटने पर हमें अधातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। अब एक स्टार लगाओगे आप, स्टार में क्या लिखोगे आप? देखो, हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यानी अपन कह सकते हैं कि कुछ धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक अपवाद है, उसको आप ध्यान में रखोगे। क्या कहेंगे? कुछ धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। या तो आप इसको स्टार लगा के लिख लो या फिर नोट लगा के लिख लो। कुछ धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल है Mn2O7, इसके अलावा V2O5, देख सकते हो आप, दोनों एग्जाम्पल धातु ऑक्साइड के हैं। मैंगनीज यहाँ पे धातु है, वेनेडियम यहाँ पे धातु है। यहाँ पर Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था में है, वेनेडियम यहाँ पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है, यानी ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारा हो गया पहला प्रकार का ऑक्साइड, यानी अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड, यानी क्षारीय ऑक्साइड। देखो, अभी हमने देखा कि अम्लीय ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके तो क्या बनाएंगे? अम्ल। और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण कैसे बनाते हैं। देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ CO2 का, इसकी मैं अभिक्रिया करवा दूं क्षार के साथ। अब देखो, ये क्षार है तो इसका मतलब ये अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्ल होगा। भाई, हम इस अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं क्षार के साथ, तो ये तो क्षार हो गया और ये क्या हो गया? अम्ल। और अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे? लवण। क्या बनेगा यहाँ पे? Na2CO3 और +H2। देखो, ये तो बन गया लवण
और ये बन गया हमारा जल। इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल लूँ SO2 का, इसकी अभिक्रिया मैं कराऊँ क्षार के साथ, यानी ये तो है क्षार और ये होगा हमारा अम्ल। अरे यही तो कहा है हमने कि वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पे लवण क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस H2O, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, जो एक लवण है, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम चर्चा करते हैं क्षारीय ऑक्साइड की। देखो अब हम चर्चा करते हैं सेकंड टाइप ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, यानी हमारा दूसरा ऑक्साइड है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड यानी अपन कहेंगे बेसिक, क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। देखो क्षारीय ऑक्साइड में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर क्षारों का निर्माण करते हैं तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर, जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। और सामान्यतया क्या कहेंगे, सामान्यतया धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। क्या कहा, सामान्यतया धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं Na2O, K2O, CaO, MgO और Fe2O3 इत्यादि। यानी ये सभी धातुओं के ऑक्साइड हैं और क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। हमने क्या कहा कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। देखो हम इनकी जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ये है Na2O, हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये 2NaOH क्षार है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया है, क्षार है। हम अभिक्रिया करवाएं K2O की, K2OH2O क्या बनेगा,
2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार हम CaO की अभिक्रिया करवाएं H2O के साथ तो क्या बनेगा CaOH की होल ट्वाइस। इसी प्रकार MgO प्लस H2O क्या बनेगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। और इसी प्रकार हम Fe2O3 की अभिक्रिया करवाएं जल के साथ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeOH की होल थराइज 2FeOH की होल थराइज। देख सकते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी ये जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार का निर्माण करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इन क्षारों का क्या करवाते हैं निर्जलीकरण। क्या करवाएंगे निर्जलीकरण। क्षार का निर्जलीकरण करवाएंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, अपन कहेंगे Na2O प्लस H2O। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं स्टार लगा के कि क्षार का निर्जलीकरण करवाने पर क्या कहेंगे, क्षार का निर्जलीकरण करवाने पर संबंधित धातु का क्या कहेंगे, संबंधित धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। संबंधित धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अतः धातुओं के ऑक्साइड, अतः धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारों के एनहाइड्राइड कहलाते हैं। क्षारों के एनहाइड्राइड, क्षारों के एनहाइड्राइड कहलाते हैं या होते हैं, एक ही बात है। देखो क्षारों के एनहाइड्राइड, क्यों, क्योंकि हमने क्षार का क्या करवाया निर्जलीकरण। एनहाइड्राइड का मतलब जल का अणु अलग हो गया और हमें संबंधित धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो यही कहा हमने कि क्षार का निर्जलीकरण करवाने पर संबंधित धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। अतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारों के एनहाइड्राइड कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब देखो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, यानी हम अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाएं। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे Na2O और मेरे पास है अम्ल H2SO4, तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा Na2SO4 और प्लस H2O। इसी प्रकार मैं करवा दूं अभिक्रिया। देखो ये अम्ल है, ये क्या है अम्ल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया क्षार, और अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं लवण। तो यहाँ पे लवण का निर्माण हो गया, यानी क्या बन गया सोडियम सल्फेट और साथ में जल बन रहा है। इसी प्रकार अपन अभिक्रिया ले लें K2O की और इसकी अभिक्रिया हम करवा दें अम्ल के साथ H2SO4, तो क्या बनेगा K2SO4 साथ में जल का अणु, यानी ये बन गया हमारा पोटेशियम सल्फेट। ये अम्ल है, इसका मतलब धातु का ऑक्साइड क्या होगा क्षार। और ये कहा हमने कि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया कर, अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमारा क्षारीय ऑक्साइड हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड। देखो अब हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड है थर्ड नंबर उभयधर्मी ऑक्साइड। थर्ड है हमारा
उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी इन्हें हम कहते हैं एम्फो, क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, हम कहेंगे वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। क्या कहेंगे, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या काम ने कि वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है Al2O3। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। देखो किस प्रकार से, हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं अम्ल और क्षार के साथ। Al2O3 प्लस 6HCl प्लस 9H2O, तो देखो क्या बनेगा, Al यानी एक संकुल यौगिक का निर्माण होगा, H2O की होल 6 Cl3, दो अणु बनेंगे इसके। अब देखो ये तो रहा हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी जब इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी, HCl यहाँ पे क्या है, अम्ल है, तो ये क्षार की भांति कार्य करता है। ठीक है, और ये कहा हमने कि वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखो इसकी अभिक्रिया मैं क्षार के साथ कराऊं, Al2O3 प्लस 6NaOH और प्लस 3H2O, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक संकुल यौगिक का निर्माण होगा, Na3Al की होल थ्राइज, और ये भी कितने बनेंगे, 2। अब देख सकते हो, अब इस उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई है किसके साथ, NaOH के साथ, यानी यहाँ पे NaOH क्या है, क्षार है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, अम्ल। तो अपन कह सकते हैं कि वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो यह क्षार की तरह कार्य करता है, और जब इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये हमने दो अभिक्रियाएं देखी हैं। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड। देखो अभी जो हमने उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया लिखी है, Al2O3 प्लस 6NaOH और साथ में 3H2, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, Na3AlOH की होल 3 नहीं, यहाँ पे होल 6 है, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। देखो ये है क्षार और ये है अम्ल, तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 6 है, इस बात का आप ध्यान में रखोगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड रहेगा उदासीन ऑक्साइड, यानी 4 नंबर, उदासीन ऑक्साइड, यानी हम इसे कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो नाम से ही पता है, क्या कहेंगे, वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। क्या कहेंगे,
वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होते हैं, न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, और न ही क्षारीय होते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, देखो जैसे CONO N2O, यानी क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट साधारण ऑक्साइड। साधारण ऑक्साइड यानी इन्हें हम कहते हैं सिंपल ऑक्साइड। क्या कहेंगे, सिंपल ऑक्साइड। देखो साधारण ऑक्साइड हम किन्हें कहेंगे, हम कहेंगे कि वे ऑक्साइड जिनमें तत्व एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या कहेंगे, वे ऑक्साइड जिनमें तत्व एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो जैसे एग्जाम्पल Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, इसमें सोडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, इसमें पोटेशियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। इसकी बात करें तो इसमें कैल्शियम +2, देखो +1 है, यहाँ पे +2 नहीं है, सोडियम +1, क्यों, Na2O है। इसी प्रकार यहाँ पर भी +1। अब देखो आप कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम +2, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2। तो इन सभी ऑक्साइडों में जो तत्व है वो एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। Al2O3 में +3, Na2O में +1, K2O में +1, कैल्शियम ऑक्साइड में +2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड में +2। तो ये सभी ऑक्साइड साधारण यानी सिंपल ऑक्साइड कहलाते हैं। इन्हें हम सरल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। वे ऑक्साइड जिनमें तत्व एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, साधारण ऑक्साइड कहलाते हैं। अब हम अंतिम ऑक्साइड की चर्चा करते हैं, मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड यानी अपन कहेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। देखो क्या कहेंगे, वे ऑक्साइड जिनमें तत्व अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। वे ऑक्साइड जिनमें तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। देखो मिश्रित ऑक्साइड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। कई बार यहाँ से आपसे गलती हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ Fe3O4 का। अब देखो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो स्टूडेंट गलत निकाल लेते हैं। Fe3O4 देखो ये Fe3O4 दो प्रकार के ऑक्साइडों से मिलकर बना हुआ है। एक तो FeO प्लस Fe2O3 इनसे मिलकर ये बना हुआ है। FeO और Fe2O3 मिलकर क्या बनाते हैं? Fe3O4। अब देखो इन दोनों में हमें अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी होती है। इसकी बात करें तो इसमें आयरन की ऑक्सीजन अवस्था +2 है और इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस ऑक्साइड में आयरन अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, इसलिए यह एक मिश्रित ऑक्साइड की भांति कार्य करता है। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जाम्पल लें। देखो अपन ले सकते हैं Mn2O3। ये भी दो प्रकार के ऑक्साइडों से मिलकर बना हुआ है। एक तो MnO और प्लस MnO2। अब देखो आप इसमें तो +2 और इसकी बात करें तो +4। इसमें तो Mn की ऑक्सीजन अवस्था +2 है और इसकी बात करें तो Mn2O4। Mn2O4 करें अपन इसको Mn2O3। अब देखो MnO तो Mn2 ये हो गए और O3 O2 और O सही है +4 ही यहाँ पे। यानी अपन कह रहे हैं कि इस Mn2O3 में Mn दो प्रकार की ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शा रहा है। MnO में +2 MnO2 में +4। यानी अपन कह सकते हैं कि यह भी एक मिश्रित ऑक्साइड की भांति कार्य करता है। बात सीधी सी ये है कि वे ऑक्साइड जिनमें तत्व अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाते हैं मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस आज के वीडियो में हमने ऑक्सीजन के सामान्य ऑक्साइडों का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।